मंथन में आपका स्वागत है। किसी भी चुनाव में एक अंडर करंट भी चलता है। एक तो बाह्य और दूसरा कहते हैं अंडर करंट चल रहा है। और ये जो अंडर करंट होता है ये बहुत मायने रखता है। इस चुनाव में वैसे तो ये जो चौथा चरण चल रहा है इसमें आतंकवाद ने सियासत को गरमा दिया है। अखिलेश बोलने से बच रहे थे लेकिन बड़े ही सॉफ्ट ढंग से उन्होंने इसका जवाब दे दिया। नंबर एक, उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के साथ मेरी फोटो दिखाई जा रही है, सच बात यह है कि ये लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और जिस तरीके से हारने वाला पहलवान स्थिति दिखाता है ठीक वही दिखा रहे हैं। आज उन्होंने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा लाए हैं, जो साइकिल बम की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने 2014, 2017, 2019 के चुनाव में ये बात क्यों नहीं उठाई थी? जवाब एक के भी दिया। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि जो इस समय किसान का मुद्दा बहुत तेजी के साथ में है, एक और किसान की नाराजगी जो पश्चिम में दिखाई दी और दूसरी ओर कहते हैं कि आवारा जानवरों की समस्या जिससे किसान बुरी तरीके से त्रस्त है। और ये बात बीजेपी ने भी समझ रखी है कि किसानों की दो समस्याएं, एक उनका आंदोलन और उसके द्वारा जिस तरीके से वो अपनी एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी आवारा पशुओं की। ये बात जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही एक जनसभा में कहा, इस समस्या का निदान 10 मार्च के बाद कर दिया जाएगा। क्या वास्तव में ये अंडर करंट है? क्या किसान इस पर वोट देगा? क्या जो पीलीभीत, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, फतेहपुर, बांदा में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या किसानों की ये भूमिका होगी, या किसान भी उसी आतंकवाद के मुद्दे से वशीभूत होकर के मतदान करेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं किसान नेता रवि प्रताप सिंह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रालोद के नेता सुरेश गुप्ता। और एक बात और भी है कि सुरेश गुप्ता को इसलिए भी मैंने आज विशेष रूप से बुलाया कि यूपी गौ सेवा जो समिति है, संघ है, उसके मंत्री भी हैं, गौशाला का संचालन भी कर रहे हैं, उन्हें इस समस्या का ज़्यादा ज्ञान भी है। और साथ में हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता विवेक श्रीवास्तव जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं विवेक जी आपसे ही बात करूंगा कि विवेक जी जरा ये मुझे समझाइए कि क्या आवारा पशुओं का मुद्दा जो है इस चुनाव में अंडर करंट के रूप में है? पहले की आवारा पशुओं से किसान हमेशा से परेशान है जी। समस्या कोई नहीं है। बहुत शोर आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ से आवाज ठीक कराइए। हाँ, थोड़ा सा आवाज हो रही है, मैं भी यहाँ से ठीक कराता हूँ। जरा आप भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जब तक मैं अपने दूसरे गेस्ट से बात कर लेता हूँ। रवि प्रताप जी, आप बताइए, एक और किसान की नाराजगी का करंट और दूसरी ओर आवारा पशुओं का करंट, क्या वास्तव में इस चुनाव में यही मुद्दे हैं या इन पर हावी हो जाएगा आतंकवाद, माफिया, गुंडा, बुलडोजर, सब कुछ? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय बुलडोजर पर भारी पड़ गया है बुल। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वर्मा जी, 12 दिसंबर को भारत सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में तय हुआ था
कि निम्न मांगों का निस्तारण बहुत जल्दी किया जाएगा, जिसमें एमएसपी पे एक कमेटी गठित करना, किसानों पे 42,000 जो आंदोलन के दरमियान फर्जी मुकदमे कायम किए गए उनको उनकी वापसी, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, उनके परिवार पुनर्वास की व्यवस्था। आज तक वर्मा जी दिसंबर के बाद आज तक भारत सरकार ने उस तरफ कोई भी अपनी तरफ से दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1 साल 12 दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का किसान विभिन्न बॉर्डरों में बैठा रहा और उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। किसानों में नाराजगी है निश्चित तौर पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा दूर ना जाएं, यहीं कि कानपुर के किसी भी तहसील में रात भ्रमण करने के लिए निकल जाएं। पूरी रात भर, दिन में किसान अपने खेतों में काम करता है और रात में किसान अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए वहीं बैठा रहता है इस सर्द भरी रातों में। और अगर थोड़ा भी किसान चूक जाता है तो उनका साल भर का जो मेहनत है पूरा फसल जानवर चढ़ जाते हैं। निश्चित तौर पर मुद्दा वर्मा जी, तो किसानों में क्या ये आतंकवाद, साइकिल बम, ये मुद्दा नहीं चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसानों का मुद्दा है, उसको समय से पानी चाहिए। लेकिन रवि प्रताप जी, आतंकवाद भी तो एक बड़ी समस्या है जिससे पूरा त्रस्त है पूरा भारत। क्यों नहीं ये मुद्दा बनेगा? ये मैं आपसे किसान केवल क्या ये चुनाव के टाइम पर ही मुद्दा गर्म होते हैं? जनता सब जानती है, किसान भाई हमारे सब जानते हैं। केवल ये क्या चुनाव के टाइम पे ही आतंकवाद और तमाम तरीके से कहीं हिजाब का विवाद, तमाम तरीके के चीजें निकाल के लाई जाती है। एक सांप्रदायिकता का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। किसान को आज जरूरत है कि गांव-गांव में गौशालाएं बनाई जाए, उसमें प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं अन्य जानवरों की जाए। किसान आज रत जगह कर रहा है, कम से कम उससे तो मुक्ति मिले। ठीक बात। अब मैं सुरेश जी, जरा मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये समस्या ये अभी क्यों आ गई? 2017 के पहले तक ये समस्या नहीं थी, अब ये समस्या इतने विकराल रूप में क्यों आ गई? इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण ये है कि जो ट्रैक्टर गांव में बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर बढ़ने के कारण जो बैलों की होती थी जुताई वो बंद हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको मैं तो मानता हूँ कि केंद्र की सरकार को ट्रैक्टर पर जो सब्सिडी देते हैं उसको कम कर देना चाहिए, या मैं तो कहता हूँ ट्रैक्टर बंद करके जो ये जुताई होती थी बैलों की उससे कराएंगे, तभी इसका निदान हो पाएगा। मैंने आपके हिसाब से ये जो समस्या है वो ट्रैक्टरों के कारण हो गई है जी। लेकिन भाई अगर आप ट्रैक्टर से भी करें वो तो दूसरी बात है, लेकिन इतने आवारा जानवर लाखों की संख्या में ये एकदम कैसे आ गए? नहीं, आ कहीं से तोड़ो गए? हाँ, या किसी ने भेज दी है? हाँ। वही पहले बैल जो सांड हुआ थे पहले उसको बैल बनाया जाता था, उससे जुताई हुआ करती थी, वो इस्तेमाल हुआ करते थे। अब वो इस्तेमाल होते नहीं, बैलगाड़ी में होते थे, खेतों में होते थे। अब सरकार आधुनिक युग में जा रही है, ये है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। जब तक ये बैलों का उपयोग नहीं होगा, पहले पानी निकालने के लिए चला जाता चरखे, गेहूं की जो होती थी कुटाई होती थी, धान की कुटाई होती थी बैलों से। अब कुछ होता नहीं, इसलिए बैल फालतू है, इसलिए किसान रखता नहीं है, छोड़ देता है। चलिए विवेक जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अभी विवेक जी से मेरा संपर्क है। रवि प्रताप जी, आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जो तकनीकी अपनाने लगे हैं लोग, जो ट्रैक्टर्स आ गए हैं, इस कारण ये समस्या खड़ी हुई है, या आप इसका कोई और कारण मानते हैं? नहीं, गुप्ता जी का तर्क तो ठीक है। हाँ, परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा जी कि निश्चित तौर पर जब से ट्रैक्टर और नए संसाधन आए हैं तब से खेती में ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और समय से जुताई बवाई हो जाती है। तो वो तो संभव नहीं कि ट्रैक्टर बंद कर दिए जाएं। अब इसका निदान तो सरकार को ही खोजना है। निदान ये है कि गांव में अभी हम आपको वर्मा जी बताना चाहेंगे, अभी चुनाव के 1 महीना पहले गांव में गौशालाएं खोली गई। अब हमारे ही गांव है नरवल तहसील में पनौरी गांव, वहां पे अभी करीब 20 दिन पहले तारबंदी करके करीब
18-20 जानवर उसमें रखे गए। गांव के उत्तर साइड में भी कुछ जानवर थे, वहां के लोगों ने मना कर दिया, जो उसकी देखभाल करते हैं कि हम इतने जानवर यहाँ नहीं रख सकते। 30 रुपया प्रति जानवर सरकार की तरफ से भूसा और उनकी व्यवस्था के लिए दिया जाता है। ये बताइए कि 30 रुपए में किस पशु का पेट भर पाएगा। दूसरी घटना मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो एक गाय और कुछ जानवर मृत्यु पाए गए तो उसमें मुकदमा कायम हुए। अब वहां पे जो रखवाले हैं उनको ये डर सता रहा है कि अगर कोई गौवंश की मृत्यु हो गई तो हमारे ऊपर सीधा सीधे मुकदमा लगेगा जाके। तो 30 रुपए में जब उनका पेट नहीं भर पाते तो रात में वही लोग उन जानवरों को अन्ना छोड़ देते हैं। ये समस्या आ रही है। अगर प्रॉपर गांव में गौशालाएं खोली जाए, एक गांव में कमेटी गठित की जाए, उनके हाथ में संचालन की व्यवस्था की जाए। आप चले जाए बुंदेलखंड में, वहां पे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके और गांव के सहयोग से बढ़िया गौशालाएं चल रही है और वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। केवल सबसे ज्यादा समस्या ये इसी क्षेत्र से लगा के पूरा पश्चिम तक है। जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तब तक किसानों के मन में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। लेकिन रवि प्रताप जी, मैं आप ही से एक जानकारी और लेना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो सरकार ने जो गोवध पर जो सख्ती की है और जो निगरानी कर दी है उसके कारण भी ये समस्या बढ़ गई है। संभव है, हाँ, संभव हो सकता है जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ वर्मा जी, कुछ कमियां हमारे किसान भाइयों में भी है। जैसे कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसका ध्यान रखा जाता है, बात को छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो अभी बीच में सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया कि टैग लगाने की व्यवस्था की गई थी कि टैग लगाने के बाद जिसका भी जानवर खुले में पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। पर उस ओर भी आज तक टैग जरूर लगा दिए गए और आज तक सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक बात है। अब सुरेश जी, जैसा बता रहे हैं कि 30 रुपए मिलते हैं, क्या वास्तव में आप भी तो गौशाला का बाकायदे संचालन कर रहे हैं, क्या 30 रुपए में आप एक जानवर का पेट नहीं भर पाते हैं? क्या क्या उनके चारे में ज़रूरत पड़ती? जैसा मुझे मालूम है, हम लोग थे तो देखा करते थे कि भूसा ज़रूरत होती थी, फिर उसमें चोकर लगता था और फिर खली डाली जाती थी। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की जाती थी। क्या वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं? और क्या 30 रुपये आपके हिसाब से भी कम है, क्योंकि आप तो एक संचालन कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक गौ जो गाय है उसके लिए मानक है 8 किलो भूसा, 1 किलो चूनी और 250 ग्राम से लेके आधा किलो खली। ये है मापदंड, इसका मानक है। हाँ। भूसा आज की तारीख में 14 रुपए किलो है। चौनी इस टाइम 22-24 रुपए किलो है। खली का भी भाव उसी के नजदीक है। तो ये इस हिसाब से 8 किलो भूसा अगर लेते हैं 13 रुपए किलो के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 13-26 कम हो जाएंगे, 100 रुपए का भूसा हुआ। चूनी हो गई, दोनों चीज मिला के 50 रुपए की, 150 हुआ, 50 की हो गई, 150 हो गया। ये देते हैं 30 रुपया। और उसमें भी एक टेक्निकल बात है डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, जो 30 रुपए देंगे अगर 100 जानवर है, गौवंश है, तो उसमें 70 का गौवंश का पैसा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, 30 का नहीं देंगे। तो पहली तो बात यही खत्म हो गई। 1400-2100 मिलना चाहिए 100 पे, तो 2100 ना मिलके वो मिलता है 2100 मिलता है। और मिलना चाहिए ज्यादा 3000। जब 3000 की जगह 2100 आप ही दे रहे हो और फिर कुछ सुविधा शुल्क लग जाता है। ठीक बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इसलिए ये व्यवस्था है। विवेक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ विवेक जी, अभी आप सुन रहे होंगे हमारे किसान नेता और गौ सेवा समिति के महामंत्री ये सब बता रहे हैं कि किसानों
का जो ये अन्ना जानवरों का मामला है, ये भी चुनाव में अंडर करंट के रूप में काम कर रहा है। आप जरा मुझे समझाइए कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है और ये समस्या एकदम इतनी बढ़ करके क्यों सामने आ गई है? 2017 के पहले तक नहीं थी, क्या कारण है? देखिए रमेश जी, आवारा पशुओं की समस्या जी ऐसा नहीं कि 2017 से पहले रही थी, जून में भी थी। और ये जो आवारा पशु आज सड़कों के घूमते दिख रहे या खेतों में घूमते दिख रहे जी इसकी आसमान से नहीं आए, हमारे आपके किसानों से सरकार से। दुर्भाग्य इसमें ये है। डॉक्टर साहब, मेरा एक विनम्र निवेदन है, प्रवक्ता से कहिए पशु ना कहें, गौवंश कहें। चलिए गौवंश का, ताकि ये पूजा करते हैं जी। और ठेका इन्हीं के पास है। चलिए 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 चलिए, ठीक बात। हाँ बोलिए जी। क्या 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 कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे कि आप गौवंश कहिए, ये कह रहे थे जी। क्या केवल गोवन की घूम रहे बाकियों की पशु नहीं जिसका पशु कहे, मेरा हमारा आपत्ति है कि पशु ना कहें। चलिए ठीक ठीक बात, आप बताइए जी। विवेक जी बोलिए। या केवल गोवन की घूम रहे हैं कुत्ता जी। क्या नहीं जाए नहीं आती है? क्या सुअर नहीं था अपने को नुकसान पहुंचा रहे सुअर? भाई आवारा पशुओं में तो सब आ रहे हैं ना। ठीक बात है, ये कह रहे हैं जी जी बिल्कुल। किसान परेशान है, आलू की फसल बनेगा उसको खा जाते हैं तो देख करके मिल जाए, कभी बंदों से देख करके आम की बागों तक को नुकसान पहुंचाती है। ये छोटा जानवर जिसको आप गोवंश में कहना चाह रहे हैं, गोवंश का समस्या तो इधर ज्यादा बढ़ गई है। इनका एक बच्चा मिलने कम जरूर हुई, जानवरों को अन्ना छोड़ने की सलाह मिलने कम दे आई। फिर देखा कि किसान में कोई पशुपालक कोई किसी से अपने जानवरों को अन्ना नहीं छोड़ता। समस्या ये है कि जब भूसे का दाम क्षमता से ऊपर हो जाता है जी, पर वो अपने पशु को अन्ना छोड़ता है। ऐसा ही सुरेश गुप्ता जी बता रहे थे कि 14 किलो जूता है, ये सत्य बात है। लेकिन एक साथ हमको समझाइए, आप भी जरा ठीक समझा दीजिए कि ये एकदम ये समस्या क्यों उभर के सामने आ गई, इसका कारण क्या मानते हैं? हमारे लोग तो कह रहे थे कि जो ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा, ये जो आधुनिक तकनीक का उपयोग होने लगा, इसलिए ये सारी समस्या खड़ी हो गई। आप क्या समस्या मानते हैं जी? आप समस्या का कारण क्या है ये? देखिए समस्या का कारण ये है जी खेती में यांत्रिकी खेती के ऊपर निर्भर हो गए जी। हमारी जो वंश की क्षमता जो हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो समाप्त हो गई। जहाँ तक तो जमीन था तो हमने फसलों को काटने के लिए कंबाइन का प्रयोग कर लिया, और वो भी कंबाइन ऐसी आने लगी जिसमें ब्रिटिश मशीन नहीं लगती था। खड़ी खड़ी फसलें काट के चली जाती है और बच्चे जो किसान सूख देता, कहीं आप पराली कहते हैं, कहीं खुद कहते हैं जी। उसके खड़े खड़े जला देने का कारण यह है कि गीता खेतों से नहीं निकल रहा, मूसे का दाम कई बात है इस समय आसमान छू रहा है। अगर यही हालत रही तो पशुपालकों से दूसरा ही राशन की दुकानों को लेना पड़ जाएगा, पशुपालक अब जानवर नहीं पाल पाएगा। विवेक जी ये बताइए कि आपकी सरकार ने गौशालाओं की व्यवस्था की है, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो गौशालाओं की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, और जो एक गोवंश के लिए 30 रुपए दिए जाते हैं वो बहुत ही अपर्याप्त हैं, बल्कि उसके साथ में सुविधा शुल्क भी देना पड़ता है। दूसरा ये भी है कि 70 को ही देते हैं अगर 100 है, तो ये समस्या भी है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी इससे चिंतित है, और उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद हम इस समस्या का निदान करेंगे। ये योजना अच्छी थी, ये उसके पीछे कल्पना भी गाँव में घूम रहे हैं, उनको जो गाँव के चारागाह है, नक्शों में जो चारागाह है
जी। जो ताला बना करके के सौर अवसर दे दिया जाए ताकि वो गोवंशीय पति उधर उधर कुत्ता नहीं। इस योजना अच्छी थी, परिकल्पना अच्छी थी, लेकिन जैसा आप समझते हैं सरकारी कर्मचारी और खासकर IAS वाली का दिमाग इस योजना में लग जाता है जी। इस योजना खांसी हो जाता है। अच्छी सुविधा के बारे में तो सीधे सीधे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये सब 30 रुपए की गाय के लिए अपर्याप्त है। 8 से 10 किलो भूसा गोवंशीय पशु दिन भर में खाता है जी। और 30 रुपए में जब 14 रुपया किलो भूसा है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपए में क्या आता है। और उसमें प्रधान जी भी शामिल है, चौकीदार भी शामिल है, ग्राम सचिव भी शामिल है। क्या वो खाएंगे, क्या जानवर खाएगा? ये व्यवस्था अच्छी होते हुए भी इन कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की भेज रहे हैं। ये बताइए कि ये जो मुद्दा है, क्या ये मुद्दा आप बीजेपी के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर रहा है, या जैसे भी पश्चिम में हुआ वैसे आने वाले चौथे 5वें चरण में भी दिखाई देगा? आवारा पशु खेती के लिए बहुत बड़ी समस्या है जी। उसमें थोड़ा सा गोवंशीय पशुओं का संख्या इधर भी बढ़ रही है जी। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसान बहुत टाइम की मूल्य लेता था। जी जी। किसान आजादी के समय भी जा सकते खेतों की रखवाली करता था, हाथ भी जा सकते खेतों की रखवाली करता था। लेकिन रखवाली की तरह ही सीखता है, उसकी हाल उसी प्रेमचंद की कहानी से हल्की वाली हो जाती है। ठीक बात है। वो कोई नई कहानी नहीं किसानों के लिए। जी जी। जो सक्षम किसान है, जो अपने खेत को मेड़ के अनुसार बारबंदी करवा पाए, खंभे लगवा पाए, तार से ऊंच पाए, उनकी तो फसल बच जा रही है। ठीक बात। जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी फसल कितनों में चौपट हो जा रही है। ठीक बात। ये आज हमारा गोवंशीय पशु इससे पहले जंगली सुअर, ठीक। नील गाय, इनसे फसल बचाना भी किसानों के लिए चुनौती नहीं है। और जहाँ तक किसान तब भी बचाते थे, इसका केवल दोषारोपण गोवंशीय पशु के ऊपर कर देना ये उचित नहीं है। ठीक बात। इसका एक समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता है जी। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 10 मार्च के बाद हम इसके बारे में विचार करके जी एक व्यवस्थित योजना देंगे, उनका इशारा उसी तरफ है। ठीक उसी तरफ है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब एक निवेदन, अब अभी इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अंडर करंट इलेक्शन में किसानों की समस्याएं, और 2 समस्याएं खुल करके सामने आई हैं। एक तो समस्या किसानों की नाराजगी अपनी मांगों को लेकर, और दूसरा ये आवारा जो जानवर हैं उनको लेकर के। मैं इस पर अभी बात कर रहा था बीजेपी के नेता विवेक जी से, तो उन्होंने कई पॉइंट्स उठाए हैं। हम पहले रिएक्शन ले लेंगे अपने दोनों मेहमानों से। हाँ सुरेश जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा बताइए। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये जो बुल का मामला है वो ठीक नहीं होने वाला। ये गौवंश की समस्या इच्छा शक्ति से पूरी होगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं इसको ठीक करा दूंगा, क्योंकि उनका चुनाव आगे है। हमें लगता है ये योगी जी के खिलाफ काम किया इन्होंने। ये बुल की समस्या पहले ठीक करा सकते थे, मगर नहीं किया गौवंश का उद्धार, क्योंकि मोदी जी को योगी जी पसंद नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए ये हुआ है। और इच्छा शक्ति जिस दिन सरकार की हो जाएगी तो ये गौवंश की समस्या भी निदान हो जाएगा। विवेक जी, आपने सुना कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 10 के बाद करेंगे। अरे भाई, समस्या का निदान तो पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? देखिए रमेश जी, समस्या के समाधान की कोशिश ऐसा नहीं कर सकता है जी जी, लेकिन समस्या का आकलन जहाँ तक किया है समस्या उससे ज्यादा है, बड़ी तरीके से कि
आप जानवर पालने की कोशिश करता रहे, लेकिन उनके चारा पाने की समुचित व्यवस्था प्राप्त हो, इसका कोई उचित गुजारा नहीं दिया। भूसा इस बार सही बात है कि 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। मैं स्वयं पशुपालक से मेरा खुद ही इतना नुकसान हो रहा है। सेंटरों में दूध बिकता है 30 से 35 रुपया लीटर और 14 रुपए किलो भूसा खिला करके पशुआर और टोकर खिला करके कोई पशुपालक लागत नहीं निकालने की स्थिति में दिखता है। जब तक भूसे का दाम नियंत्रित नहीं किया जाएगा, 3-4 रुपए के अंदर नहीं रखा जाएगा, मैक्सिमम 5 रुपया, ठीक तब तक भूसा खिला करके कोई अपने जानवरों को पालने की कोई अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा पशुपालन। ठीक और भूसे का दाम जब तक नियंत्रित नहीं होगा, जब तक ये कंपनियां घूमती रहेंगी बिना भूसा बनाने वाली मशीनों से ही। और रवि प्रताप जी, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट। रवि प्रताप जी, ये बताइए कि किसान जो है आजकल इन जो अन्ना जानवर हैं इनसे कैसे सामना कर रहा, क्या कर रहा है उसके लिए? मेरे पास एक ऐसी भी सूचना आई थी कि खेतों में तार बांधे जा रहे हैं, वो इतने महंगे हैं कि जो आम किसान के लिए पर्याप्त नहीं है। कौन कौन से साधन अपना रहे हैं किसान भाई अपने इस समस्या से दूर करने के लिए? वर्मा जी, स्थितियां बड़ी गांव की बहुत खराब दिख रही हैं। दिन भर किसान, जैसा भी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि पहले भी किसान रातों में रात जगा करता था। विवेक जी, पहले किसान या आज किसान रात में खेतों में पानी लगाया करता था, दिन भर मेहनत करता था, तब अन्ना जानवरों, अन्ना पशुओं की इतनी भयावह स्थिति नहीं थी कानपुर में, कानपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में। आज स्थितियां ये हैं कि दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता है खेतों में, और जब उसकी आराम करने का समय आता है तो रात में वहीं पर रत जगह पूरी रात अलाव जलाकर किसान वहां खेतों में बैठ के पूरी रात गुजारता है। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सुरेश गुप्ता जी ने कहा कि नीयत साफ होनी चाहिए। अगर इतना ही संवेदनशील सरकार होती तो गांव-गांव में और अन्य चीजों के लिए तो समूह बना दिया। एक गांव में जो वहां के चरवाहा या सम्मानित जो गांव का बुद्धिजीवी तबका है या आम किसान है, उनको बैठाल के एक कमेटी गठित की जाती। उस कमेटी के माध्यम से गांव-गांव में गौशालाएं बनाई जाती, तारबंदी करके उनको रखा जाता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आजकल तार लगाए जा रहे हैं, वर्मा जी, तमाम जानवरों की वो स्थिति है कि किसी का पेट फटा हुआ है, ब्लड वाले तार किसान लगा रहे हैं, उससे पेट फट रहे हैं। इतना मवेशियों की हालत खराब है कि आप गांव में जाके देखें, जहां तार लगे हुए हैं तो वहां पे तमाम जो अन्ना पशु हैं वो घायल अवस्था में कराते मिलेंगे आप। सुरेश जी, जरा आप हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही गोवंश को लेकर के गौशाला में जाए और कहे कि आप इसको रख लीजिए क्योंकि ये स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, तो उसका क्या प्रावधान है? कहते हैं उसमें भी आप लोग 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये मांगते हैं। कहीं भी लेके जाएंगे वो कह देते हैं कि हमको पुलिस पकड़ के दे। गौशाला, मैं अपनी पूरे गौशालाओं की बात कर रहा हूँ जो सरकारी गौशाला है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सरकारी गौशालाएं कोई नहीं रख रही हैं। वो कह देती है कि पुलिस के माध्यम से भेजिए, और जब कोई छोड़ने जाता है वो कह देते हैं कि भैया कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ पैसा दे जाओ। तब वो बेचारा किसान जिसकी गाय है, जो माता, मैं तो कहता हूँ ये सरकार अपनी माता कहती थी, मैंने वो सुना, गाय हमारी माता है, देश धर्म से नाता है। पता नहीं वो सरकार आज कहाँ खो गई, कहाँ चली गई। आज गाय मारी मारी चल रही है। वहां जब लेके जाता है गौशाले में तो 2,000-5,000 रुपये लेकर तब उसकी गाय रखी जाती है। वो इसलिए देता है क्योंकि उसने जीवन भर उसकी सेवा की, परिवार का सदस्य माना। ये है दुर्गुण आज की गौशालाओं में जो सरकारी गौशालाएं हैं।
आपने सुना विवेक जी की गौशालाओं में किस तरीके से उगाही भी होती है, और ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी गाय को लेकर के जाएंगे तो एक तो ये कहा जाएगा पुलिस के माध्यम से आइए, दूसरा अगर आपने काफ़ी चोरी की तो बोले हाँ कुछ तो है नहीं, आप इसका पैसा दीजिए। तो ये भी तो एक समस्या है, कम से कम इस पर तो सरकार को नज़र रखनी ही चाहिए थी। बिल्कुल, इसके लिए गो सेवा आयोग सरकार ने बनाया जी, उसके श्याम रंजन जी प्रमुख, और उन्होंने पूरे प्रदेश का बहुत दौरा किया। बहुत पहले दूसरे बेचारे उसको लोगों की सेवा की, लेकिन ये समस्या जिस तरह से बता रहे हैं ये सत्य है कि जिसे कोई आम किसान अपनी गौ को लेके जाता है तो उसको इतने आसानी से लोग लेते नहीं, और कहते हैं साथ में पुलिस पकड़ के देखिए वही गौ लेंगे, ये तो सत्य है। अब उसके पीछे क्या कुछ मान के इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मैं पशुपालक हूँ, मेरी खुद ये लखनऊ में अपने जो खुद चलाता है, मेरी देख करके मूल समस्या है कि कोई किसान अपनी गौरव को आसानी से अन्न छोड़ना, ये भावनात्मक हिस्सा इसको समझने की कोशिश करें। ठीक बात है। मैं पशुपालक, मेरी भी अपने गौरव से मुझे बड़ा प्रेम है, मैं अपने गौरव को ना तो बेचना चाहता हूँ ना किसी को देना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी हमारी तक हो जाती है कि हम उनसे जूते से बात करके मरते हुए देखना ही नहीं चाहिए, चारा पानी के अलावा। ठीक बात। और चारा पानी जब तक उनका सस्ता नहीं होगा, और सस्ता हो कैसे, जब तक ये कंबाइन मशीनों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा जो बिना दूसरे की मशीनों से घूम रही। ठीक बात। डॉक्टर साहब, इसमें गौ सेवा आयोग का कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये समस्या है जो गांव में बने हुए हैं आश्रय स्थल, वो एसडीएम के अंडर में आते हैं। ये एसडीएम और प्रधान लेखपाल, ये समस्या है बहुत बड़ी। अगर ये समस्या के लिए कौन जिम्मेदार? शासन जिम्मेदार है। शासन का अंकुश हो। देखिए, जब राजा का इकबाल होता है तो कर्मचारी अधिकारी कुछ गड़बड़ नहीं कर पाते, जब राजा कमजोर होता है तब ये अधिकारी कर्मचारी मनमानी करते हैं। रवि प्रताप जी, जी जी हाँ बताए विवेक जी। हाँ, देखिए रमेश जी, इसमें समस्या से कुछ नहीं है। अन्ना तथा आपकी बुंदेलखंड से जी, वहाँ चारा पानी के अभाव में बुंदेलखंड की लोगों ने अपने पशुओं को गर्मी के अन्ना खेलना चाहिए। उत्तर प्रदेश अन्ना प्रथा के बारे में नहीं जानता था। अन्ना प्रथा के बताने वाला बुंदेलखंड में पूरे भारत और उसी रास्ते को सारे पशुपालकों ने पकड़ लिया। जब चारा पानी का अभाव है तो उन्होंने अपने पशुओं को छोड़, और इससे दिक्कत क्या हुई कि जो किसान अपनी खेती कर रहे हैं उनकी खेतियों को नुकसान पहुंचना, और जो अभी जैसे से कह रहे थे कि इससे पहले भी किसान जाता था तो रात को पानी लगाता था, बिजली कह रहे पहले बिजली रात में ही आती। ठीक बात। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गाँव में भी 24 घंटे बिजली को चले। अब बिजली के नाते किसान रात में जाकर पानी नहीं लगाता। अब समस्या ये है कि ये जो आवारा पशु है उसमें लोगों भी शामिल है, उसमें गाय भी शामिल है, समय में भी शामिल है। ये सारे जानवरों के कारण इसमें बहुत अधिकता है, कह रहा हूँ अधिकता जिसके कारण ये पूरा खेत कर रहा है। और 2000 के ब्लेड वाले कार्य की बात की वही समस्या है, इसको किसान कक्षाओं में लगा रहे हैं ब्लेड वाले, जानवरों को नुकसान हो रहा है। ठीक बात। मैं विवेक जी आपकी बात समझ गया। रवि प्रताप जी, साहब एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, जी बोलिए बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि सब कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है। ये जो अन्ना ये जानवर कहते हैं, मैं कहता हूँ गौपंश, गौ माताओं को उनके घरों में रख दिया जाए। बड़ा ये नाम लेते थे भारत माता की जय, और गौ गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। इन जितने पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जो सभासद हैं, इनके घरों में वो इलाज कर दिया जाए और उनके घर में रखा जाए कि लीजिए खिलाइए। ठीक बात, मैं मान गया। रवि प्रताप जी, जरा एक बात बताइए, किसान आंदोलन चल रहा, उसमें एक मांग लखीमपुर की भी थी और जिसको लेकर के राकेश टिकैत भी काफ़ी आंदोलित हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या कल जो लखीमपुर में चुनाव हो रहा है या उसके जो आसपास ज़िले हैं,
क्या ये मुद्दा भी उसमें जो है अपनी भागीदारी देगा? निश्चित तौर पर देगा। और ये मुद्दा लखीमपुर खीरी में नहीं, वर्मा जी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों में भारी रोष है। इनके खिलाफ अंडर करेंट बह रहा है, क्योंकि 1 साल 12 दिन देश का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों में बैठा, 700 किसान हमारे शहीद हुए। और हमेशा हम लोगों को कभी आतंकवाद की, कभी खालिस्तानी, तरह तरह के उपनामों से इनके प्रवक्ताओं ने, वो हद तो तब हो गई जब 28 जनवरी को लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने सैकड़ों समर्थकों को लेकर किसानों से अभद्रता करने पहुंच गए। इन लोगों ने क्या नहीं किसानों के साथ किया, तरह तरह के हम लोग। मैंने आपका कहना है कि ये भी मुद्दा कल रहेगा। बिल्कुल रहेगा, निश्चित तौर पर सुरेश जी, रहेगा। क्या कारण है आज वास्तव में इस मुद्दे को गरमाने के लिए या इस मुद्दे के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जयंत चौधरी ने एक बयान दे दिया। कल वहाँ पर जो है मतदान होना है, आज उन्होंने बयान दे दिया। अब बयान क्या दिया है कि भाई हाई कोर्ट से जमानत हो गई और यूपी गवर्नमेंट, माने उन्होंने योगी परवीन के साथ, वो क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जा करके उसको विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जो पीड़ित किसान हैं उनके परिवार के लोग तो चले गए हैं, लेकिन सरकार नहीं गई है। क्या आपने एक बार फिर इस मुद्दे को गरमाने के लिए काम किया आपके जयंत ने? नहीं, गरमाने का काम नहीं किया, सही बात कहने का काम किया। तो ये अभी आज ही ये वक्त है, तो इसके पहले भी आप कर सकते थे। नहीं, वो आज जमानत तो काफी दिन पहले हो गई थी। नहीं तो उसको आज अप्लाई किया गया वहां सुप्रीम कोर्ट में, उस पर चर्चा की, पत्रकार बंधुओं ने पूछा, इस पर चर्चा पे आई बात। ऐसा नहीं है, हम तो हर उसके साथ है, वो किसानों के साथ भी है और कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके साथ भी हम लोग खड़े हैं। ये भाजपा के लोग झूठ बात करते हैं। जो हाथरस में बच्ची मारी गई, रात को जला दिया गया, कोई देखने गया? इतने लोग मारे जा रहे हैं दलित, कहीं देखने जाती है सरकार के लोग? किसान बैठा रहा 1 साल 13 दिन 16 दिन, गए कहीं सरकार दिखी? मिली ही नहीं सरकार। अब मांग रही है वोट। चलिए विवेक जी, लखीमपुर का कांड भी कल चुनाव में मुद्दे के रूप में रहेगा, क्या कहना है आपका? देखिए घटना घटी 2002 जी, और उससे सोसाइटी में गिरफ्तारी भी की, जांच भी की और उनको जेल भी दिया जी। 2017 के दिन नहीं मिले उनको हाईकोर्ट से जेल मिली। ये न्यायालय की प्रक्रिया है, सरकार का काम का उसको पकड़ करके न्यायालय के दरवाजे पर करना, आगे का काम न्यायपालिका का है। गाड़ी की कुचलने के विषय में मुकदमा है और इन धाराओं में जहां तक हमारी जानकारी हाईकोर्ट में जब जमानत दी थी तो सरकार के पास करते। अब एक बात इसकी राजनीति करने के साथ कोई मुद्दा नहीं है सबकी पार्टियों के पास, इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात, मैं आपकी बात समझ गया। अब जरा विवेक जी आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए कि ये जो अंडर करंट चल रहा है किसानों का, ये आपके बीजेपी के चुनाव पर कितना फर्क डालेगा, कुछ आपको है इसका अंदाजा? देखिए रमेश जी, तो अंडर करंट कहा जा रहा है, इसको समस्या आज जी बीजेपी ने जिस समस्या के समाधान के लिए उसको प्रयास किया जी, केवल प्रयास हमारा परिणाम तक न पहुंचा, ये बात अलग है। बाकी सरकारों को किसी तरीके से नहीं, मेरा कहना चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? काम चाहे है क्या विवेक जी, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इन मुद्दों का? देखिए हम फिर बता रहे हैं, चुनाव को कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, जितना किसान हमारे अपने किसान खुद जानते, जितना भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोचती है, करती है, अकल होती है, उतना न कोई उनके बारे में सोचने वाली न करने वाली करता है। ठीक है, हम तो मुद्दों पे काम भी कर रहे हैं,
अन्य सरकारों ने इन मुद्दों को हाथ की छुआ भी नहीं है। नहीं, वो मैं मान गया विवेक जी, ये सारी बात मैं आपकी मान रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज जयंत चौधरी अपना बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से किसानों की बातें आ रही हैं, इसका आपके चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला, खाली इतना बता दीजिए एक लाइन में। देखिए, इन लोगों की बातों को किसान गंभीरता से नहीं लेने वाला है। अच्छा, नहीं लेने वाला। जब ये लोग सत्ता में थे, इन लोगों ने इन मुद्दों में काम किया था क्या? ठीक बात, बहुत बहुत सही आपने कहा। हमारा पशु चाहिए, गोवंशी पशु, अन्ना प्रकार के पशु, क्या आधी हिंदुस्तान में बिकने वाले हैं क्या? ठीक बात, मैं आपकी बात सहमत हूँ। चलिए ठीक है, रवि प्रताप जी, ये जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है किसानों का, या जैसा कह रहे हैं कि अंडर करंट है, क्या ये वास्तव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो आपके हिसाब से फायदा किसको हो रहा है? देखो, पूर्व में भी हमने कहा था बनवा जी, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति पश्चिम से लगा के रोहेलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हर जगह का किसान बिल्कुल लामबंद है। इनके खिलाफ वोटिंग कर रहा है और इनके खिलाफ जो भी विपक्ष में उसको मजबूत दिख रहा है, उन वोटिंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर 10 मार्च को इस सरकार की विदाई तय है। चलिए, मैं मान गया। आप इसको सुरेश गुप्ता किस रूप में देख रहे हैं, और कुछ आपका भी कोई आकलन है? क्योंकि आप तो खैर सपा के साथ में हैं, कितनी सीटें मिलने जा रही, कुछ आपने आकलन किया है? हम पहले और दूसरे चरण में तो इनका हम लोगों ने पसीना छुड़ा दिया। हाँ, ठीक है। तीसरे में और चौथे में जाकर हम सरकार बनाने की स्थिति की ओर बढ़ेंगे, और पांचवें छठे में तो ये लोग गायब ही हो जाएंगे। ठीक बात है, लेकिन सीटें उठे कितनी मिल रही आपको? हम 300 के ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको, रवि प्रताप जी आपको, सुरेश जी आपको। और निश्चित रूप से किसी भी चुनाव में बातें बढ़ बढ़ के होती हैं, वादे बढ़ बढ़ के होते हैं, दावे बढ़ बढ़ के होते हैं, इरादे अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन एक अंडर करंट भी होता है। अब वो अंडर करंट कौन होगा, कितना प्रभावी होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि इस चुनाव में किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद करके एक मुद्दा तो बना ही दिया है, और इसीलिए 10 मार्च के बाद अन्ना जानवरों की समस्या के निदान का भी ऐलान किया गया है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।